प्यारे बच्चों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की राम राम। ये दीपावली का त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और मैं तो ये कामना करता हूं कि आपके जीवन में रोजाना दीपावली हो, रोजाना खुशियां हो, रोजाना प्रकाश हो। और बच्चों, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश के 10 ऐसे बेसिक रूल्स की बात करेंगे जो कभी नहीं टूटते, यानी किसी भी परिस्थिति में उन पर कोई असर नहीं होता, वो जैसे हैं वैसे रहते हैं। देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश जाननी है, तो उन नियम्स का, उन रूल्स का भी आपको पता होना चाहिए। कोई भारी भरकम रूल नहीं, बेसिक सी बातें हैं, बट आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए और वो नॉलेज इंग्लिश को आपके लिए सरल बनाती है। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला रूल। देखिए, सबसे पहला रूल है इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं पाई जाती है। बच्चों, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, एक वाक्य की बात करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट तथा वर्ब जरूर पाई जाए। ऐसा मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया और सभी लोग ऐसा बताते हैं, बात सही भी है। बट बच्चों, ये वाला रूल इस इंपरेटिव सेंटेंस पे आके टूट जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस बोले तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई आदेश दिया जाए या फिर किसी काम को करने के लिए मना किया जाए या फिर किसी काम को करने के लिए कोई विनती, निवेदन, आग्रह किया जाए। बच्चों, ऐसे सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सबसे मेन रोल होता है। ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अगर आदेश देना हो तो, यदि आपको मना करना है तो उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप डोंट को लगा दो। यदि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप प्लीज अथवा काइंडली का प्रयोग करते हो। जैसे देखिए, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। यहाँ पे ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आदेश दिया जा रहा है दरवाजा खोलो। कम हियर, इधर आओ। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। और प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तो बच्चों, एक बात बताओ, इन चारों सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट कहां नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो ध्यान रखना, इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश देने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है और साथ में दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस का जो रूल है कि सब्जेक्ट तथा वर्ब जरूर पाई जाती है, वो इंपरेटिव सेंटेंस पे आके टूट जाता है। बस आपको तो छोटी सी बात दिमाग में ये याद रखनी है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब नहीं पाए जाते। ऐसे सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। बट बच्चों, एक खास बात और देखिए, कई बार आपको सब्जेक्ट दिखाई भी दे सकता है। अच्छा, पहले हम ये बात करें कि इनमें सब्जेक्ट क्यों नहीं पाया जाता। देखिए, नॉर्मल सी बात है, आप जिससे आदेश दे रहे हो वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो आप उससे कह रहे हो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। यानी आप जिससे बोल रहे हो आपके सामने खड़ा है, आप उससे बोल रहे हो, तो उसका मेंशन नहीं किया जाता। बट कई बार क्या होता है कि आप जिससे बोल रहे हो उस पर आप और दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए उसका नाम का जिक्र भी कर सकते हो। जैसे देखिए, राहुल गिव मी योर बुक, राहुल मुझे अपनी बुक दो। यानी आप किससे बोल रहे हो? राहुल से बोल रहे हो, तो यहाँ पे आपने राहुल का जिक्र और कर दिया। बट खास बात ध्यान रखना, राहुल के बाद आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, बोलने में एक विराम लेना पड़ेगा। राहुल गिव मी योर बुक, राहुल मुझे अपनी बुक दो। अगर आपने ये कॉमा नहीं लगाया तो ध्यान रखना, ये राहुल इसी सेंटेंस का एक पार्ट हो जाएगा। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं रहा, अब एक जनरल सेंटेंस बन गया, राहुल मुझे अपनी बुक देता है। बट ये गलत है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पाई जाती है। अब चूंकि राहुल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब एस और एस लेगा। राहुल गिव्स मी योर बुक, राहुल मुझे अपनी बुक देता है, ऐसा होता है ये, बट ऐसा है नहीं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और कॉमा का मतलब है कि ये राहुल इस सेंटेंस का एक पार्ट तो है, बट एक अलग से है, मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट है गिव मी योर बुक, मुझे अपनी बुक दो। ऐसी दूसरा देखिए, प्लीज हेल्प मी कविता, कृपया मेरी मदद करो कविता। तो ध्यान रखना, हमने किससे आग्रह किया, किससे निवेदन किया? कविता से। तो हमने कविता का मेंशन और कर दिया, बट कॉमा लगाकर। तो ध्यान रखना, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं पाया जाता। हाँ, हम उसका मेंशन कर सकते हैं, बट कॉमा लगाकर, फर्स्ट में या लास्ट में। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं पाया जाता है। और बच्चों, अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को कभी मत भूलना। देखिए, दो बात है, यदि डू, डज, डिड को आप एज ए मेन वर्ब यूज कर रहे हो तब तो ये सेंटेंस में सिंगल ही आएंगे एज ए मेन वर्ब। जैसे आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। सी डिड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया था। तो यहां पर तो ये एज ए मेन वर्ब है। बट ध्यान रखना, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए या एम्फेटिक के सेंस में आए, तब इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस बात को आप कभी मत भूलना। जैसे देखिए, आई डू नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाता हूं। तो यहां पर डू हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ जो मेन वर्ब है गो, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई। दूसरा है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो डज के साथ यहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई।
और तीसरा है सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने एक गीत नहीं गाया था। तो डिड के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई सिंग। तो देखिए ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, कभी मत भूलना। तो डू डज डिड में से डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ एग्जांपल और देखिए, आई डू नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है या मैं एक कार नहीं रखता हूं। तो यहां पर देखिए डू हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ मैन वर्ब क्या आई हैव पोजीशन के अर्थ में आया होना या रखना, तो ये मैन वर्ब आई हैव रखना, मैं एक कार नहीं रखता हूं। नेक्स्ट देखिए सी डज कुक फूड, बच्चों ये क्या है, ये एम्फेटिक के सेंस में है, जोर देने के अर्थ में है। सी डज कुक फूड, वह भोजन पकाती तो है, तो यहां पर डज क्या दे रहा है, एक जोर दे रहा है, एम्फेटिक सेंस में आ रहा है। तो डज के साथ क्या आया, कुक आया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। और आगे देखिए दे डिड इनवाइट मी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो था, यहां पर भी एम्फेटिक के सेंस में, तो डिड के साथ क्या आया, इनवाइट आया, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। अब एक बात और देखिए आप, जैसे ये सेंटेंस है, अगर इसमें एम्फेटिक सेंस नहीं होता, जोर देने का अर्थ नहीं होता, मैं यहां पे डिड को हटा दूं तो मैं क्या बोलता, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, तो यहां पर मैं क्या लगाता, दे इनवाइटेड मी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। लेकिन जब मैं जोर दे रहा हूं उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो था, तो यहां पर मैं एम्फेटिक सेंस में पास्ट में डिड लूंगा और मैं डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दूंगा दे इनवाइट मी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो था। तो ये आपको समझ आ गया होगा, डू डज डिड के साथ हमेशा मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कभी मत भूलना। और बच्चों हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। देखिए यदि सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मैन वर्ब आता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हो, प्रश्न बना रहे हो, और वो प्रश्न चाहे कैसा भी हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब वाला हो, चाहे वो WH वर्ड वाला हो, बट ये रूल हमेशा लागू होता है, कभी मत भूलना। हेल्पिंग वर्ब यदि प्रश्न है तो सब्जेक्ट से पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले आएगा। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, कभी मत भूलना। देखिए एग्जांपल देखिए, हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो या क्या तुमने एक पत्र लिख लिया है, एक ही बात है। तो हैव यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आया, इसीलिए यह एक प्रश्न बना। नेक्स्ट देखिए, डिड यू गो टू टेम्पल यस्टरडे, क्या आप कल मंदिर गए थे, तो यहाँ पे जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आया। तीसरा देखिए, व्हाट विल यू डू टुमारो, कल तुम क्या करोगे, तो WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना प्रश्न कैसा भी हो, WH वर्ड वाला हो, हेल्पिंग वर्ब वाला हो, बट हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, जो यहाँ पे पहले है। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो WH वर्ड हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। अभी 2 एग्जांपल और देखिए, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग टुडे, तुम आज क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो। तो बच्चों यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, तो बहुत से बच्चों को इसका क्रम भी याद नहीं रहता कि नॉट कहां लगाए। तो नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो देखिए व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग टुडे, तुम आज क्यों नहीं खेल रहे हो, तो नॉट यहाँ पे कहा आया, सब्जेक्ट के बाद आया, ठीक है। लेकिन एक खास बात और, यदि आप नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे। यानी हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद की बजाय शॉर्ट फॉर्म में, जैसे डिडंट, आरंट, वांट, इस तरह से सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में। लेकिन ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो व्हाई डिडंट यू कम यस्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे। और बच्चों अब हम देखते हैं रूल नंबर 4, बहुत ही सिंपल है। लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेट एक मशहूर वर्ब है जिसका अर्थ होता है होने देना या करने देना या होने दो, करने दो। ये नॉर्मली रिक्वेस्ट, परमिशन, सजेशन आदि के सेंटेंस में काम में आती है। बट आपको तो ये याद रखना है कि लेट वाले सेंटेंस में लेट के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे देखिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। और नेक्स्ट है ही लेट्स मी ड्राइव हिज कार, वह मुझे अपनी कार को चलाने देता है। यहां पर जो लेट वर्ब है इसने एस लिया, क्योंकि देखिए लेट एक वर्ब है, उसने एस कब लिया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और यहां पर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही लेट्स मी ड्राइव हिज कार, वह मुझे अपनी कार को चलाने देता है। नेक्स्ट है वेल लेट्स गो होम नाउ, आओ अब घर चलें। बच्चों ये लेट्स है, इसको अगर मैं खोलूं तो ये होगा लेट अस, तो लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है लेट्स। तो आओ अब घर चलें। और बच्चों रूल नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मशहूर रूल है, सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता है, आपको तो पता होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस कैसा भी हो, किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो। जैसे द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, रोड की मरम्मत की जा रही है, तो थर्ड फॉर्म आई।
दिस पोयम हैज बीन रिटन बाय मी, यह पोयम मेरे द्वारा लिखी गई है। रिटन थर्ड फॉर्म आया। लेट द डोर बी ओपन, दरवाजे को खोला जाना चाहिए। तो देखिए लेट के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था जो है बी का अर्थ होता है होना, और ये फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म में आई है। और देखिए थर्ड फॉर्म आती है ओपन, जो पैसिव वाला रूल भी चल रहा है, तो दोनों रूल अपनी जगह सही हो गए ना। लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, जो ये रही। तो ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव में हमेशा ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कितने ही सेंटेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सब में थर्ड फॉर्म ही आएगी। और बच्चों रूल नंबर 6 जो कि बहुत ही सिंपल है, हो सकता है आप इसको ऑलरेडी जानते हो कि टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और इस चीज को हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इन्फिनेटिव बोलते हैं। यानी टू के साथ अगर वर्ब आया तो सेकंड थर्ड नहीं, हमेशा फर्स्ट आएगा, और वो एक इन्फिनेटिव कहलाता है, और वो एक सेंटेंस में एज अ नाउन काम करता है, एक संज्ञा के रूप में काम करता है। और ध्यान रखना सबसे खास बात, वो वर्ब नहीं होता, यानी देखने में वो वर्ब है लेकिन वर्ब का काम नहीं करता, एक नाउन का काम करता है। आपको तो ये याद रखना है कि टू के साथ अगर वर्ब लगा रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वो एक इन्फिनेटिव है। कभी गलती से आप सेकंड और थर्ड फॉर्म को मत लगा देना। जैसे देखिए आई वॉन्ट टू गो नाउ, अब मैं जाना चाहता हूं। तो देखिए एक तो वर्ब है हमारा वांट और एक है गो, तो टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। हालांकि मैंने एग्जांपल थोड़ा ठीक नहीं दिया, देखिए मैंने यहां पे इसको किया ही, तो ही वांट्स टू गो नाउ। देखिए ही के साथ चूंकि सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो एस और एस आया, लेकिन टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आया। अगर ये पास्ट होता तो ये होता ही वांटेड टू गो नाउ, अब वह जाना चाहता था। पहले वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म में एस और एस था, मतलब कोई भी लगा लो आप, लेकिन ध्यान रखना टू के साथ तो हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, इन्फिनेटिव होता है। तो ही वांटेड टू गो नाउ। नेक्स्ट देखिए टू वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज, घूमना सबसे अच्छा व्यायाम है, सबसे अच्छी कसरत है। तो यहाँ पर ये क्या है, इन्फिनेटिव है, एक नाउन है घूमना, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर ये अपना रोल प्ले कर रहा है। आपको तो ये याद रखना है कि टू के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। छोटी सी बात है, बेसिक सी बात है। बच्चों रूल नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए अगर हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़ करके और हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हैज हैव के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आती है। बट मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी मत भूलना। देखिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है बट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म आया। यू मस्ट हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करनी चाहिए, मस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। बट एक खास बात और, यदि मॉडल के साथ हैव लगा हो, जैसे यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, तो फिर ध्यान रखना फिर थर्ड फॉर्म आएगा मस्ट हैव के साथ। और आप कहोगे कि सर मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, अरे है ना हैव, तो हैव तो फर्स्ट फॉर्म है ना, बट मस्ट हैव, अब ये देखिए मॉडल के साथ हैव लगा दो पास्ट बन जाएगा। जैसे मस्ट चाहिए, मस्ट हैव चाहिए था, शुड चाहिए, शुड हैव चाहिए था। ध्यान रखना किसी मॉडल के साथ आप हैव लगाओगे तो उस मॉडल का पास्ट बन जाता है, और शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, यानी हैव लगाने पर फिर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस बात को कभी मत भूलना, यानी मॉडल के साथ तो फर्स्ट आएगा लेकिन मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो कि मॉडल के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मॉडल के साथ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये सिद्ध होता है कि हैव भी फर्स्ट फॉर्म होता है। और बच्चों रूल नंबर 8 एक ग्रामर का फेमस रूल है कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब भी अपने प्लूरल फॉर्म में ही आता है। इसके लिए एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने अच्छे से पढ़ाया है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप देख लेना। देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जैसे अवर टीचर इज अ गुड पर्सन, हमारा टीचर, हमारा अध्यापक, बोलने मारा है हमारा, अब हम तो भले 120 करोड़ हैं बट हमारा टीचर एक ही है, तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म आया, इज आया। और नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग क्रिकेट, मेरे मित्र क्रिकेट खेल रहे थे, तो माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म आया वर्ब। तो इज क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है, और वर क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है। और ये चीज यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, मैंने कहा ना एक बड़ा टॉपिक है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है। आप हमेशा ध्यान रखना, आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि आप घूम जाते हो। जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स में देखिए अब मैथ्स एक सब्जेक्ट है, अब आपको लगेगा कि ये प्लूरल है क्योंकि एस लग रहा है, बट ध्यान रखना जो गणित है उसे हम मैथ्स बोलते हैं और मैथ्स के साथ इजी आएगा।
ऐसी फिजिक्स, और फिजिक्स में भी लास्ट में एस आता है बट सिंगुलर ही आएगा। तो इसमें इस तरह से घुमाने वाले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बट आपको तो ये रूल ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। और बच्चों अब देखते हैं रूल नंबर 9। देखिए रूल नंबर 9 कहता है ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक ऑप्शनल चीज है, यानी जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पाया जाए, बट अगर है ना तो वो वर्ब के जस्ट बाद आता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस का रूल है, बट इसे दिमाग में ऐसे मत बिठा लेना कि ये पक्का रूल है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं पाया जाता। मैंने क्या कहा, ये ऑप्शनल है। तो देखिए पहला सेंटेंस ऐसा ही है, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर घूम रहा है। बच्चों इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम कैसे पता लगाएं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो इसका एक सिंपल सा है, आप वर्ब से 2 क्वेश्चन कीजिए, क्या और किसे। बच्चों क्या में जो उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट, किसे में जो उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना क्या और किसे। अब देखिए आप, आई प्ले फुटबॉल डेली, मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूं। तो आई प्ले में खेलता हूं क्या, फुटबॉल, तो ये ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के जस्ट बाद आएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते आई प्ले डेली फुटबॉल, यानी डेली को आप पहले लिख सकते, आप पहले फुटबॉल को ही लिखोगे। आई ड्रिंक मिल्क, आई राइट अ लेटर, तो मिल्क ए लेटर ये हमेशा वर्ब के जस्ट बाद आएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरा आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तो मैं पसंद करता हूं क्या, कोई आंसर नहीं आया, किसे, यू, तुमको। तो ध्यान रखना ये एक ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के जस्ट बाद आया। तो सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब के जस्ट बाद आता है। अब दूसरी बात, लेकिन यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है बच्चों, यदि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है जिसका उत्तर क्या और किसे से आ जाए तो वर्ब के जस्ट बाद आता है, ठीक है, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यदि 2 ऑब्जेक्ट हो, क्या में भी उत्तर आए और किसे में भी उत्तर आए, तो क्या में जो उत्तर आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और किसे में जो उत्तर आ रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और भी पहले आता है। जैसे देखिए रोहित गेव मी अ बुक, रोहित ने मुझे एक बुक दी, तो रोहित ने दी, क्या दी, अ बुक, किसे दी, मी, मुझे दी। तो क्या में और किसे में अगर दोनों में उत्तर आ रहा है तो उसमें 2 ऑब्जेक्ट है, तो क्या वाला एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और किसे वाला एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, जो अक्सर किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जैसे मी, हिम, हर, देम आदि। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और बच्चों अब देखिए रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में जो लिखा हुआ है उसको आपको समझाने से पहले, बताने से पहले थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज दे दूं। किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे राइट। उसके बाद सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होता है, जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, जैसे रोट। और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि चुका या हुआ देता है, यानी किसी काम के बीतने को बताती है, थर्ड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ये किसी वर्ब की रनिंग स्टेट को दिखाती है जब कोई क्रिया हो रही होती है। और फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब में एस और एस लगा दें तो वो फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म बन जाती है। अब बच्चों देखिए, हालांकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेकंड फॉर्म लगती है वो सिर्फ पास्ट में ही लगती है। इसके अलावा ये कमोबेश 1-2 जगह काम में आ सकती है। जैसे अगर मैं फोर्थ फॉर्म की बात करूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की बात करूं, तो ये नॉन फाइनाइट में प्रेजेंट पार्टिसिपल के अर्थ में, हुए अर्थ में आ जाती है, जैसे रनिंग दौड़ते हुए, राइटिंग लिखते हुए, गोइंग जाते हुए, इस तरह से। इसके अलावा ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही अर्थ में आ जाती है, जैसे रनिंग दौड़ रहा, प्लेइंग खेल रहा। उसी तरह से जो थर्ड फॉर्म है वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके आदि अर्थ देती है। इसके अलावा ये पैसिव वॉइस में भी काम में आ जाती है। इसी तरह से अगर हम बेस फॉर्म की बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की जो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म लगाते हैं, वहां पे काम आ जाती है। इसके अलावा ये कई जगह जैसे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हम बेस फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वहां पे काम में आ जाती है। लेट के साथ काम में आ जाती है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम बेस फॉर्म प्लूरल फॉर्म को ही यूज करते हैं, मतलब कई जगह यूज होता है। लेकिन जो फिफ्थ फॉर्म है, जो एस और ईएस वाला फॉर्म है, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज में होती है। यानी किसी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, 5वीं फॉर्म, एस वाली फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे ही राइट्स अ पोएम डेली, वह रोजाना एक कविता लिखता है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सब्जेक्ट चूंकि हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसने एस और एस लिया, राइट्स, यानी फिफ्थ फॉर्म आई।
सी डज हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क करती है। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डू जो कि मेन वर्ब थी, जो कि बेस फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म थी, उसने एस और यस लिया तो ये डज हो गया। ध्यान रखना, डज कोई अलग चीज नहीं है, ये डू का एक फॉर्म है, डू का एक सिंगुलर फॉर्म है डज। उसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मैं यहां पे लिखूं रोहित हैज अ कार, रोहित के पास एक कार है या रोहित एक कार रखता है, तो यहां पर हैज क्या है, ये भी ये फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है किसकी, हैव की। मेन चीज है हैव, हैव का होता है होना या रखना, ये बेस फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। इसका एस यस वाला फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म है हैज, क्योंकि इसमें एस लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये थे ग्रामर के 10 बेसिक रूल्स या कभी ना टूटने वाले रूल, और मुझे लगता है कि इनसे आपकी इंग्लिश काफी ग्रो होगी, आपको सीखने में काफी मदद मिलेगी। और बच्चों इसी तरह से आपको ग्रामर की बारीकी में जाना है, बहुत सारे टॉपिक्स को गहराई से समझना है, तो आपको मेरे चैनल पर ये सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आपको सारी ग्रामर का फुल ऑपरेशन मिलेगा, सारे टॉपिक्स का। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी ये रूल, ये बातें जानने को, सीखने को मिले। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।